वेलकम आप सभी का। तो आइए हम लोग जो है आज डिस्कस करते हैं कार्बन आयन। मतलब आज हमारे और आपके मिलने की वजह एक नया रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन आयन है। तो हम लोग जो है इस लेक्चर में जो है जो कार्बन आयन का लेक्चर फर्स्ट कह सकते हो आप। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन आयन किसे कहते हैं, मतलब कैसे पहचानोगे आप, और कार्बन आयन की ज्योमेट्री और शेप क्या होता है। ज्योमेट्री और शेप का डिफरेंस देखें, मतलब आप ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है, मतलब कार्बन आयन की ज्योमेट्री क्या हो सकती है और इसका शेप क्या हो सकता है, और कौन कौन से रिएक्शन में कार्बन आयन बनता है, ये इस लेक्चर में देखेंगे। और इसी टॉपिक का मतलब कार्बन आयन का लेक्चर 2 होगा, जिसमें पढ़ेंगे आप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहां पे डिस्कस करेंगे मेनली हम लोग कार्बन आयन किसे कहते हैं, इनकी ज्योमेट्री और शेप, और किस किस रिएक्शन में कार्बन आयन बनते हैं। तैयार है आप लोग? तो आइए शुरू करते हैं। यहां पे सबसे परिणाम है, देखिए इसमें लिखा है एनायन, एनायन लिखा है, कार्ब एनायन है, मतलब कार्बन पर माइनस होगा। वे सब के सब रिएक्शन इंटरमीडिएट, आपने सुना ये भी एक प्रकार का रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब रिएक्शन के बीच बनने वाला। रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में पहले होता है रिएक्टेंट और लास्ट बनता है प्रोडक्ट, तो जो बीच में बनते हैं उसमें से एक होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये भी होता है कार्बन आयन उसमें। तो नाम है इसमें कार्ब एनायन, मतलब कार्बन पर एनायन। कार्बन पर माइनस अगर आ गया है तो उसे आप नाम दोगे कार्बन आयन। बात हो जा रही है? वे सब के सब स्पीसीज जिसमें कार्बन पर माइनस होगा उसे आप नाम देंगे कार्बन आयन। ठीक, देख लीजिए आप, जैसे अगर आपको दिया गया है CH3 माइनस, यहां पर आ गया माइनस, ये हो गया कार्बन आयन। ठीक है, कहीं पर भी देखिए CH3 CH2 ऐसे आ गया माइनस, ये हो गया कार्बन आयन। या ऐसे लिखा हो CH3 CH3, देखिए ऐसे, ये भी एक कार्बन आयन। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो CH3 C पर माइनस, यहां पर दिया गया है CH3, यहां पर भी माइनस C पर है, ये भी कार्बन आयन है। ऐसे बहुत से हो सकते हैं, दिया गया हो आपको CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और आगे दिया हो CH3, यहां पे कार्बन पे माइनस, ये भी है कार्बन आयन। तो बस कार्बन पे अगर माइनस आ जा रहा है तो इसे आप नाम देंगे कार्बन आयन। ठीक, ये सभी के सभी हैं कार्बन आयन। बात समझ आ रही? बस केवल क्या, वे सभी स्पीसीज जिसमें माइनस चार्ज कार्बन पर हो, क्या कार्ब एनायन। कार्ब से कार्बन हो गया, एनायन से माइनस चार्ज हो गया। तो कार्बन पे अगर माइनस चार्ज है तो आप उसे नाम देंगे कार्बन आयन। कहीं कहीं यह कार्बो एनायन भी लिखा जाता है, कहीं कहीं यह कार्बो एनायन भी लिखा जाता है। तो समझ जाना क्यों भी क्या है, कार्बन पे माइनस वाला है। बात समझ आ रही ना? कार्बन पे माइनस आ गया तो हो गया कार्बन आयन। पहचान जाओगे आप, कहीं पर भी अगर कार्बन पे माइनस तो सब कार्बन आयन होंगे। देखिए जैसे दिया गया आपको CH3 C डबल बॉन्ड O दिया गया हो, यहां पर दिया है माइनस और ये लिखा है CO, ये भी एग्जांपल है कार्बन आयन का। देखिए कार्बन में माइनस है, ये सब के सब है कार्बन आयन। ठीक तो अब हम लोग जो है आइए डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन पे जो माइनस चार्ज है, देख रहे हो आप लोग, ये जो कार्बन पे माइनस है, यह कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्ट है। तो ऐसे कार्बन जहां माइनस चार्ज जो कार्बन पे है, अगर ये कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्ट होता है तो इस कार्बन को आप नाम देते हैं क्या, टर्शियरी कार्बन। और टर्शियरी कार्बन पे अगर माइनस आ गया है तो यह है टर्शियरी कार्बोकैटायन, सॉरी कार्बन आयन। क्या है, टर्शियरी कार्बन आयन। क्लियर? यहां पे देखिए जिस कार्बन पर माइनस है ये डायरेक्ट 2 कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन हुआ, और सेकेंडरी कार्बन पे माइनस है तो यह हो गया सेकेंडरी कार्बन आयन। पहचान लोगे? यहां देखिए जिस कार्बन पर माइनस है ये डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट है, यह है प्राइमरी कार्बन। जब ये कार्बन प्राइमरी है तो यह हो गया प्राइमरी कार्बन आयन या कार्बन आयन। ठीक है, यहां देखिए यह कार्बन किसी कार्बन से नहीं कनेक्ट है। ठीक, तो यह होता है नॉर्मल कार्बन आयन या सिंपलेस्ट कार्बन आयन। लेकिन जब बात क्या बोला आपने, सिंपलेस्ट कार्बन आयन, अब इससे कम क्या कार्बन हो गया है ना, सिंपलेस्ट कार्बन आयन सबसे छोटा सरल।
लेकिन अगर बात आती है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के अकॉर्डिंग करिए उसका नाम, तो हम लोग इसको भी प्राइमरी के अंतर्गत ही करते हैं कंसीडर। इट इज क्लियर। हाँ, तो 103 क्या है, जिस कार्बन पर माइनस है यह कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से कनेक्ट है, सेकेंडरी कार्बन आयन। यहां देख लीजिए, जिस कार्बन पर माइनस है डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट है, ये 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन आयन। पहचान जाओगे आप, ये तो यही पहचान कार्बन आयन की। इसके आगे देखिए, अब एक टर्म आता है ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ कार्बन आयन। तो जो एनायन है, कार्बन आयन है, इनकी ज्योमेट्री और शेप डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ 2 शब्द है बेटा, देखिए ध्यान से लीजिए, एक शब्द है ज्योमेट्री और एक है शेप। तो शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है पता है पहले किसी को? देखिए यहां पर अगर शेप या ज्योमेट्री शब्द आता है, यहां पर अगर ऐसे है, इसका मतलब होता है ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल या ऑर्बिटल भी कॉल करते हैं कुछ लोग। ये क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड ज्योमेट्री। ये हो जाएगी उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। तो इसके अकॉर्डिंग आप पहचानोगे इसकी ज्योमेट्री। आसान है पहचानना, है ना। अब यहाँ पे दूसरा शब्द है शेप। शेप मीन्स होता है यहाँ पे ओरिएंटेशन ऑफ, लिख सकते हो साथ में चाहो तो, ओरिएंटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड, या सिग्मा बॉन्डेड ऑर्बिटल्स कह सकते हो, सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड शेप। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है ज्योमेट्री और शेप में। हम यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए एक यहाँ पे क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ व्हाट, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसे आप नाम देंगे ज्योमेट्री। यहाँ क्या, ओरिएंटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड शेप। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। बात क्लियर तब होगी जब इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहले सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक सिंपलेस्ट कार्बन आयन को। तो सिंपलेस्ट कार्बन आयन मतलब CH3-, इसी को हम लोग एग्जांपल में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए, तो आप इसको समझ सकते हो, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के लास्ट के सिरे में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, 1 2 3 और ये 4 हो गया, है ना। इस पर एक माइनस है, एक माइनस का मतलब होता है कि इस पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, देखिए ऐसे, एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड हो गया है। और इस पर 3H है, जब 3H है तो एक, भाई H के लास्ट के सिरे में इलेक्ट्रॉन तो एक ही होता है ना, तो इसके साथ इसकी शेयरिंग कर दिया आपने और इसके साथ आपने इसकी शेयरिंग कर दी ऐसे। ये आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन के लास्ट में 4 थे, 3 बॉन्डेड हो गए, एक बाहर से आ गया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा और एक लोन पेयर है। तो सबसे पहले जब आपको ज्योमेट्री निकालना हो चाहे शेप निकालना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला हमने, ज्योमेट्री निकालना हो या शेप निकालना हो, तो सबसे पहले आप पहुंचोगे कहां पे, निकालेंगे आप उसका हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकालोगे आप, हाइब्रिडाइजेशन। ये समझ आ गया ना क्या है ज्योमेट्री शेप। हाँ, यहां देखना, सबसे पहले निकालोगे आप हाइब्रिडाइजेशन। ये होता है नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ऐसे करते हो। यहां पे देखिए, 2 एटम के बीच में आप जानते हो सिग्मा बॉन्ड एक ही बनता है, एक बनता है। C और H के बीच में एक बॉन्ड, एक सिग्मा हो गया। यहाँ C और H के बीच में एक बॉन्ड, सिग्मा हो गया। यहाँ C और H के बीच में एक सिग्मा हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हो गए, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर, 3 + 1 ये हो गया 4, 4 का मतलब ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस पे हो चुका है क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये तो निकाल लिया हम लोगों ने। अब sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो यहां पे अब हो गए टोटल 4 ऑर्बिटल्स।
तो यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स का दिखाना है आपको पहले ओरिएंटेशन। सबसे पहले आप सोचेंगे इसकी ज्योमेट्री के बारे में, ठीक। तो ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड ज्योमेट्री। मतलब इनके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या हो सकता है। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ पर है 4। तो इस कंडीशन में जो इसकी ज्योमेट्री बनेगी, देखिए ऐसे, जो इसकी ज्योमेट्री बनेगी ये देखिए ऐसे है। 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज इसके पास है। तो 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अपने आप को ऐसे करते हैं अरेंज, इस तरह से, ठीक। और इस तरह से अगर चारों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल व्यवस्थित हैं, ओरिएंटेड ऐसे, इनका ओरिएंटेशन अगर इस तरह से है, तो इसे आप नाम देते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या हो गया? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। हम इसको आपको दिखाते हैं बोर्ड में बना के, देखिए ऐसे। तो यहाँ ये चारों को आपने ऐसे पकड़ लिया है, देखिए ये है इसका ओरिएंटेशन चारों का। अब इस चारों को देखिए हम जहां पकड़ा है हमने वो सेंटर मान लेते हैं। ये सेंटर हो गया, देखिए ऐसे। एक बॉन्ड बन जाएगा ऊपर इस साइड में, एक बॉन्ड देखिए इस प्लेन में आ रहा है, 2 बॉन्ड एक प्लेन में हो गए। यहां दिखा सकते हो, एक प्लेन के ऊपर आ रहा है, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। 3D में है ना भाई, बोर्ड 2D है, बोर्ड क्या 2D में है, 3D है। तो 2 बॉन्ड देखिए, अगर 2 बॉन्ड को अगर आप इस प्लेन में करते हो तो एक प्लेन के नीचे हो जाएगा और एक प्लेन के ऊपर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक इस तरह से अगर चारों व्यवस्थित हैं, ठीक। और आपको पता होना चाहिए जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक बड़ा लोब होता है, एक लोब छोटा होता है। ए होता है क्या? ए है बेटा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो आप लोग, तो यहाँ की पहचान क्या बन जाएगी? इस लाइन पे मान लीजिए एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, देखिए हम अगर यहाँ पे दोबारा बनाना चाहें, ये पॉइंट हो गया, पहले डॉट डॉट कर लीजिएगा ऐसे बनाने के लिए, ऐसे हो गया, यहाँ पर ऐसे हो गया। तो यहाँ पर जो है एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आप इस पे कर दीजिएगा, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देखिए यहाँ पे कर दीजिएगा, इसका छोटा लोब यहाँ पे, इसका छोटा लोब यहाँ पे। एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आप इस पे सेट कर देंगे और इसका छोटा लोब हो जाएगा। एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ पर और इसका लोब हो जाएगा। इसको भी आप नाम देंगे sp3, इसको भी आप नाम देंगे sp3, इसको भी आप नाम देंगे sp3 और ये भी ऑर्बिटल है sp3, चारों हो गया sp3, ठीक। अब इसमें है लोन पेयर, एक में हो गया लोन पेयर और 3 के साथ अटैच्ड कौन यहाँ पर है? H। तो H का मतलब 1s1, H का मतलब क्या? H का मतलब होता है 1s1। इसके पास एक ऑर्बिटल है, S मतलब स्फेरिकल, तो एक H इसके साथ हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी, या ऐसे दिखा सकते हो केवल, ये हो गया H का एक स्फेरिकल H यहाँ पे दिखा सकते हो आप, ये बॉन्डिंग आप दिखा दीजिएगा ऐसे, और एक H यहाँ दिखा सकते हो आप, ये बॉन्डिंग ऐसे दिखा दीजिएगा, ये हो गया H। ये है इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या नाम इसका है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री की बात की जा रही है, ये चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, ठीक। ये हो गए चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। नाम क्या है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री समझ आएगी नहीं? हाँ। अब एक शब्द इसमें शेप है, फिर यहाँ पे शेप दिखाते हैं आपको हम। तो जो यहाँ शेप की मीनिंग है, शेप की मीनिंग क्या है? ओरिएंटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। या सिग्मा बॉन्ड 3 ही है, 1 2 3। अब यहाँ पे अगर आपने जब 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन दिखाया था इस तरह से, नाम दिया था टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। चारों ऑर्बिटल एक दूसरे से 109.5 डिग्री पर होते हैं, 109.5 डिग्री पे। जानते होगा आप इसकी डिस्टेंस, इसका एंगल कितना? 109.5 डिग्री, ठीक। तो अब बताओ, अब इसमें एक लोन पेयर आ गया, और जब शेप बनाते हैं तो वहां पे लोन पेयर दिखता नहीं है, वहां पे केवल हम यहाँ पे बॉन्ड का दिखाते हैं ओरिएंटेशन। यहाँ पे लोन पेयर तो रहेगा बट उसमें हम शामिल नहीं करेंगे, लेकिन इसका रिपल्सन तो एक्सपीरियंस करेंगे लोग। जब इसका रिपल्सन महसूस करेंगे लोग तो यह हो जाएंगे नीचे की तरफ, और इसको अगर नहीं शो करते हो तो यह हो जाता है पिरामिडल। क्या है यह? ट्राइगोनल पिरामिडल। इसे आप नाम देंगे ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। क्लियर? यहाँ पे दिखाते देखिए बना के हम, यहाँ पे अगर C है, C पर यहाँ माइनस अगर है, ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक H इसके साथ यहाँ पे हो जाता है, एक H यहाँ पे देखिए ऐसे हो जाता है, और एक H यहाँ देखिए ऐसे हो गया। तो अगर आप इनको पॉइंट से मिलाते हो देखिए ऐसे,
ये क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल, यहाँ पिरामिड बन जाएगा। देखिए यहाँ पर दिखा सकते हो आप, इस चीज को ऐसे मिला दिया गया, देखिए ऐसे यहाँ पर, देखिए यह एक प्लेन होनी चाहिए, प्लेन के ऊपर जा रहा है, मतलब जस्ट लाइक ऐसे। देखिए ये क्या है, पिरामिड, देखिए है ना पिरामिड, यही शेप कहलाता है ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। क्या नाम देंगे इसको हम लोग, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। ठीक, ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। तो जब आपसे कहा जाए शेप के बारे में तो आप बोलेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, और जब आपसे कहा जाए ज्योमेट्री के बारे में तो आप बोलेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये दोनों का डिफरेंस है, ज्योमेट्री और शेप का बेसिक डिफरेंस। पहचान जाओगे आप। और देखिए एक और, अगर आपके क्वेश्चंस में, अगर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि उसमें ज्योमेट्री पूछ दिया गया है और ज्योमेट्री में नाम नहीं है, तब आप डायरेक्ट ये मार देंगे ट्राइगोनल पिरामिडल। जब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नाम नहीं होगा तो। लेकिन ये याद रखिएगा, कई बार IIT JEE और नीट में यह सवाल आ चुका है इस तरह से। पहचान जाओगे ना। हाँ, तो यह है। आइए अब देखते हैं, ये जो कार्बोनाइन देखा आपने उसकी ज्योमेट्री और शेप। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कार्बोनाइन आपको इस टाइप का मिल सकता है, जैसे CH2 पे माइनस दिया गया हो, C डबल बॉन्ड O हो सकता है, यहाँ पे CH3 हो सकता है, ऐसे हो सकता है। या फिर हो सकता है ऐसे, CH2 पर माइनस यहाँ पर हो और C डबल बॉन्ड O हो, और यहाँ पर हो सकता है CH3, ऐसे। जो अभी आपने देखा वो इस टाइप के थे, CH3 माइनस था मान लीजिए, ऐसे है ना। डिफरेंस समझिए, डिफरेंस ये था कि जैसे हमने कहा था कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन हो गए 4, तो इस पर 3H आपने दिखा दिया था ऐसे, 3H है ना, 3H हो गया था, 3H, और इस पर एक माइनस हो गया, तो माइनस का आपने लिया था, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, तो एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, 3 सिग्मा हो गए थे, प्लस 1 लोन पेयर, तो आपने 4 कर दिया था, और आ गया था sp3। बट यहां देखिए, अगर इस टाइप का मिलता है कार्बोनाइन, इस टाइप का, भाई ये तो कंफर्म हो गया कि माइनस का मतलब एक लोन पेयर, एक माइनस का मतलब एक लोन पेयर। यहाँ देखिए, यहाँ भी सेम वैसे ही केस है। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, क्या कार्बन है, इस पर 2H हो गए, 2H हो गए ऐसे, और C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर CH3 है। माइनस का मतलब यहाँ देखिए ऐसे, कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, है ना। अब बताओ यहाँ पे निकालना है, पहले जैसे यहाँ निकाला आपने sp3, आ गया हाइब्रिडाइजेशन, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, 4 मतलब sp3। बट जब ऐसी केस रहे, जब लोन पेयर कंटेनिंग एटम, लोन पेयर वाला एटम डायरेक्ट किसी पाई बॉन्डेड एटम से कनेक्ट हो, देखिए यहाँ पे दो, यहाँ पे C और O के बीच पाई बॉन्ड है, और इसके पास लोन पेयर डायरेक्ट इस C से कनेक्ट जो पाई बॉन्डेड है, तो ऐसी कंडीशन में इसका लोन पेयर डीलोकलाइज कर जाता है, मतलब रेजोनेंस में चला जाता है, तो आप इसे लोन पेयर की तरह कंसीडर नहीं करोगे। मतलब यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा हो जाएगा, और लोन पेयर 0 लिखोगे आप, ये हो जाएगा 3, और 3 का मतलब यहाँ पे sp2 लिखोगे। याद रखना, जब किसी एटम के पास लोन पेयर हो और वह किसी पाई बॉन्डेड एटम के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो, ठीक है, मतलब पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का गैप हो, तो आप उसका एक लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट आप नहीं करोगे, क्योंकि वो डीलोकलाइज कर जाता है एक लोन पेयर। एक ही, इसके पास एक ही लोन पेयर था, चला गया, जैसे आपको बताया, हमने पढ़ाया हुआ है। ऐसे फ्यूरॉन के बारे में देखिए, ये फ्यूरॉन दिया गया था, यहाँ पर O था, इसके पास इस तरह से लोन पेयर थे, यहाँ पाई बॉन्ड था, यहाँ पाई बॉन्ड था। तो आप जब इसका निकाले थे हाइब्रिडाइजेशन वहां पे, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हो गया है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हो गया है ना, 2 सिग्मा हो गए, और इसके पास 2 लोन पेयर है। बट एक लोन पेयर इसका काउंट नहीं करेंगे, एक लोन पेयर छोड़ देंगे आप, फिर एक लोन पेयर लेंगे। रीजन समझिए, जिसके पास लोन पेयर है डायरेक्ट C से कनेक्ट है, या C पाई बॉन्डेड है, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो आप, अगर ऐसी केसेस आती है तो इसका एक लोन पेयर डीलोकलाइज करने चला जाता है, डीलोकलाइज कर जाता है, इसलिए इसे आप नहीं काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। ये 2 लोन पेयर थे, हमने एक ही काउंट किया, एक छोड़ दिया है, ये हो जाता है 3, यहाँ पे sp2। ये सब अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में निकालना न आता हो हाइब्रिडाइजेशन, तो आप GOC में देख सकते हो जाकर के, GOC का लेक्चर लिया हमने कि कैसे फाइंड करोगे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन, वहां पे लेक्चर शानदार अवेलेबल है। ठीक, आप जा सकते हो SN सिंह केमिस्ट्री चैनल पे, उसके प्लेलिस्ट जाइए, प्लेलिस्ट में
तो जाओगे उसके प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ऐसी कैसे बेटा अगर आ जाए, तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर 0 है। जब लोन पेयर 0 है तो तीनों सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो यहाँ पर जो है इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों एक ही होंगे। ट्राइगोनल प्लेनर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ये भी होगा ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि यहाँ लोन पेयर है नहीं, ये भी होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। जहां पे लोन पेयर नहीं होता है वहां पे ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होंगे, और अगर लोन पेयर है तो ज्योमेट्री और शेप अलग होंगे। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन करते समय ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है ज्योमेट्री और शेप में, जो बताया हमने अभी आपको। तो आइए हम लोग देखते हैं अब कार्बेनायन कब कब बनते हैं। ठीक, देखिए प्रिपरेशन कैसे बनता है कार्बेनायन, है ना। तो 3 केसेस आपको मिलेंगी कार्बेनायन के बनने की। पूरी केमिस्ट्री आप छान मारोगे, पढ़ डालोगे, 3 ही केस पाओगे आप जहां पे कार्बेनायन बनते हैं। देखना चाहते हो तो शुरू करते हैं इसको भी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो बेटा आप पाओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस में आप ऐसी चीजें पाएंगे। अभी क्या है, ये तो आपको पता होगा, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX। R की जगह पे कोई भी कार्बन हो सकता है, जैसे CH3 हो सकता है, Mg यहाँ Cl हो सकता है, ऐसे चाहे आप CH3 CH2 MgBr लिख सकते हो ऐसे, या फिर आप C6H5 MgCl लिख सकते हो आप, है ना। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, देखिए ऐसे, ये होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, देखिए ऐसे, जब कहीं भी पार्टिसिपेट करेंगे ये हो जाएगा R पे माइनस और MgX प्लस। Mg एल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, सेकेंड ए, तो इस पे +2 चार्ज होता है, एक प्लस सेटिस्फाइड है हेलोजन के साथ, एक था ये R के साथ, तो यह नॉन मेटल है, नॉन मेटल हो जाता है माइनस और मेटल हो जाता है प्लस, एक माइनस यहाँ एक प्लस यहाँ। तो जब कहीं पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पार्टिसिपेट करेंगे तो समझ जाना कि आपको इस R वाले हिस्से पे माइनस करना है और Mg प्लस। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH3 है, ये हो जाएगा CH3 माइनस और ये हो जाएगा MgCl प्लस, ऐसे। यहाँ पे CH3 CH2 माइनस हो जाएगा, इस पे क्या करोगे आप, CH3 CH2 माइनस हो जाएगा प्लस MgBr प्लस, ऐसे। यहाँ पे क्या करोगे, C6H5 हो जाएगा माइनस इस वाले में और MgCl हो जाएगा प्लस। ये सभी पे देखिए यहाँ पर भी माइनस आया है, देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, मतलब कंफर्म हो गया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको देगा क्या, कार्बेनायन। याद रहेगा ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहीं भी पार्टिसिपेट करेंगे तो यह हमेशा देंगे आपको कार्बेनायन। RMgX का R वाला हिस्सा हमेशा माइनस होगा, MgX वाला हिस्सा हमेशा प्लस होगा, यूनिवर्सल फैक्ट, इसके अलावा कुछ और नहीं करते कभी। ठीक, ये फर्स्ट केस रही जहां पे आपको एक कार्बेनायन मिलेंगे। दूसरी केस देखिए जरा क्या है। दूसरी केस हो सकती है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जहां पे पाई बॉन्डेड कोई ग्रुप दिया गया, जैसे कि समझिए पहले कोई कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R हो सकता है। तो यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप है जो हेटेरो एटॉमिक पाई बॉन्ड वाला है। क्या है, हेटेरो एटॉमिक पाई बॉन्ड, मतलब जो दो डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड, कैसे है, दो डिफरेंट एटम के बीच यानी पाई बॉन्ड है। एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, आगे साइनाइड हो सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, बहुत से हो सकते हैं। ठीक है, जब ऐसे लोग होंगे, याद रखिए ऐसे हो सकता है CH3, यहाँ पे NO2 हो सकता है, लाइक दिस NO2, तो डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड देखिए ऐसे है कि नहीं, या ऐसे और बहुत से ग्रुप हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ऐसे हो सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 लिखा होगा, C डबल बॉन्ड O लिखा होगा, ऐसे हो सकते हैं। देखिए C, दो डिफरेंट एटम, यहाँ भी ऐसे ग्रुप देखिए दिया गया है, इधर भी है देखिए,
है कि नहीं। तो यहां पे हम क्या कहना चाहते हैं आपसे, जहां कहीं भी दो डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड होगा, ऐसी केस में जो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन का जो H होता है अल्फा H, वह एसिडिक होता है। एसिडिक मतलब H+ के रूप में निकल सकता है। जैसे देखिए क्यों ऐसा होगा, इस दिया गया मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, अगर आप इसको लिखते हो CH2, ठीक है, और यहां पर मान लीजिए एक H आपने ऐसे लिख दिया ऐसे, तो हमने कहा कि यह H कैसा है, एसिडिक है। अल्फा H समझते हैं ना आप लोग, जिसकी वजह से कंपाउंड की पहचान होती है, नाम होता है, वह उसका मेन ग्रुप होता है। और जो मेन ग्रुप होता है उसी से अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, जैसे इनकी पहचान कीटोन के रूप में है, तो कीटोन नाम किसकी वजह से है, इस CO की वजह से है। ये इसका मेन ग्रुप हो गया। और मेन से अटैच्ड कार्बन हमेशा अल्फा कार्बन, इससे अटैच्ड कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा इधर होगा, ये अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन का H अल्फा H होता है। वैसे यहाँ पे नाइट्रो एल्केन है, ये हो गया मेन, ये वाला हो गया मेन। जब ये हो गया मेन, इसके बगल वाला ये अल्फा हो गया, पहचान जाओगे ना। तुमने कहा अल्फा कार्बन का जो H होता है वह एसिडिक होता है। एसिडिक का मतलब H+ के रूप में निकल सकता है। और जब बेटा इसको निकालोगे आप H+ के रूप में, देखिए ऐसे आप H+ के रूप में बाहर निकाल दिया, ऐसे आपने यहां से आपने H+ को बाहर निकाल दिया, मान लो ऐसे, यहां पर चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा CH2 पर माइनस और C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया यहां पर R। अच्छा ऐसे होगा ना, देखिए यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया माइनस, आप H+ निकाले माइनस C डबल बॉन्ड O, फिर R हो गया। देखो समझो इसको, है कि नहीं। अब आप सोचें ऐसा क्यों हुआ, क्यों यह H+ के ऊपर निकल रहा है। एक्चुअली होता क्या है, आप देख सकते हो ये जो माइनस चार्ज है, जो माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, यह माइनस चार्ज इस कार्बन और O के डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पे है, डिलोकलाइज करेगा, डिलोकलाइज मतलब रेजोनेंस होगा, है ना। तो आप इसको क्या करोगे, फिर ऐसे ब्रेक करोगे ऊपर की तरफ, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर R, मतलब देखिए ये क्या हो गया, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो इस वजह से देखिए, तो ऐसे कंपाउंड का जहां पे पाई बॉन्डेड हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड वाला कोई ग्रुप होगा, उन सभी का देखिए, इस कार्बन का H भी क्या होगा, एसिडिक होगा। ऐसे सभी कंपाउंड का जो अल्फा H होता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि H+ के निकलने के बाद जो बनता है कार्बन आयन, वह रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज करता है। ठीक, याद रहेगा, ऐसे सभी कंपाउंड का अल्फा H जिनके पास हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्डेड ग्रुप होंगे, उनका अल्फा H होता है एसिडिक, क्योंकि H+ के निकलने के बाद जो प्राप्त होता है कार्बन आयन, वह रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज करता है, इस वजह से यह एसिडिक होता है। तो यहां भी क्या बन गया, कार्बन आयन, हम लोग कार्बन आयन का बनना सीख रहे थे, बन गया कार्बन आयन। ठीक, अब ऐसे कहां कहां बनेंगे कार्बन आयन, ऐसे कौन कौन सी रिएक्शंस मिलेगी आपको जहां बनेंगे कार्बन आयन, ऐसे बहुत सी रिएक्शन है। जैसे आप पढ़ोगे आगे भी, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, यहां पे मिलेगा आपको बनने वाला कार्बन आयन इस तरह से। और कहां मिलेगा, हाँ परकिंस रिएक्शन में, परकिंस रिएक्शन में भी आपको मिलेगा ये। और कहां मिलेगा, हाँ नोए वेनेगल रिएक्शन मिल जाएगा, नोए वेनेगल रिएक्शन भी आप पढ़ोगे, वहां पाओगे आप, ये मिलेंगे। और कहां मिलेंगे, हाँ स्टॉप रिएक्शन भी यहां भी मिलेगा, स्टॉप रिएक्शन। ठीक है, ऐसे बहुत से रिएक्शन मिलेंगे आपको जहां पे आपको ये सब मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये सभी चीजें आपको एल्डिहाइड्स कीटोन में आसानी से मिल जाएंगी। वहां पे हाँ एक रिएक्शन और भी है, विटिक रिएक्शन, विटिक वहां भी मिलेगा आपको, ये सब वहां डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, दो केस हो गई जहां मिलेगा आपको कार्बन आयन, क्लियर। अब एक अंतिम केस देख लीजिए आप लोग, जहां भी मिल सकता है, तीसरी केस। कभी कभी ऐसे कंपाउंड मिलते हैं, कैसे आपसे जैसे कंपाउंड दिया गया, तीसरी केस यह है, यहां पे एक पाई बॉन्ड है, यहां पर भी एक पाई बॉन्ड है। अब यहां पे H+ कैसे निकल सकता है, आपको पता है कि यहां पर इस कार्बन पर 2H होगा, ये तो पता होगा ही, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी, यहाँ पे कार्बन अगर है तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4, तो 4 2H यहाँ पे हो गए। अब यहां से भी H+ निकलने की रिएक्शन पाई जाती है, यहां से रीजन समझते हैं आगे।
जब H प्लस निकालोगे आप यहां से क्या होगा, देखिए H प्लस निकालोगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस, लिखते हैं डबल बॉन्ड यहां पर है, डबल बॉन्ड यहां पर है, यहां पर आ गया माइनस। एक केस तो यहां रह गई, एक केस तो यहाँ पे है ही, जानते हो आप, यहाँ पर आ गया माइनस, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन H का आ गया, 2 हो गए। एक इस C का है, एक H का, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए ये कंपाउंड जो H प्लस के निकलने के बाद जो बना है कार्बन आयन, इसके पास 2 पाई यहाँ पे, 2 पाई यहाँ पे, और यह जाएगा डीलोकलाइज करना। तो जिसके पास लोन पेयर हो और किसी पाई बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट पे, देखिए लोन पेयर, सिंगल, डबल, ऑल्टरनेट पे तो ये लोन पेयर जाता है डीलोकलाइज करने, और जो लोन पेयर जाता है डीलोकलाइज करने मतलब रेजोनेंस में, उसे कहा जाता है पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 यहाँ 4, 2 यहाँ 6, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। साइक्लिक भी है, क्या है, कंजुगेटेड भी है, प्लेनर भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये कंपाउंड हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा हो गया? एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब एरोमेटिक कार्बन आयन बन गया। और एरोमेटिक कंपाउंड दुनिया के सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड दुनिया के सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होते हैं। ये बहुत ज्यादा स्टेबल बन गया। तो H प्लस के निकालने के बाद अगर दुनिया का सबसे स्टेबल कंपाउंड बन जा रहा है तो इसको H प्लस निकालने में क्या कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं। तो इस वजह से ये भी निकालता है H प्लस और बनता है कार्बन आयन। यानी 3 केस है जो आपको देगी कार्बन आयन। एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे देंगे आपको, RMgX होंगे, R माइनस बनेगा, MgX प्लस बनेगा। यहाँ पे R पे माइनस आएगा, बन गया कार्बन आयन। और दुनिया के वे सभी कंपाउंड जहां पे 2 डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड होगा, उसका अल्फा कार्बन वाला H मतलब अल्फा H एसिडिक होगा। तो अल्फा H जब H प्लस के रूप में निकल जाएगा तभी कार्बन पर आएगा माइनस चार्ज, देख सकते हो। 2 केस हो गई। और अगर H प्लस के निकलने के बाद कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है तो ये भी केस देता है आपको कार्बन आयन। ठीक, ये 3 केसेस आपको मेनली मिलती हैं, याद रहेगा ना। अब हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, वो होगा कार्बन आयन लेक्चर 2। उसे पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। जितने तरह के कार्बन आयन होते हैं उन सब की स्टेबिलिटी कंपेयर करना सीखेंगे। अब तक जितने एग्जाम में आए हैं सब के सब क्वेश्चन भी रहेंगे, और जितने नए बन सकते हैं या जितने आपके बुक में दिए गए हैं सभी रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लगातार पढ़ते रहें आप। थैंक यू।